हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 9 मई 2022 का लेवल 6 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में 9 मई 2022 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे, लेवल 6 का। और आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह पाइप ए किसी टंकी के 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को पूर्ण रूप से 12 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में पूर्ण रूप से भर जाएगी। देखिए, पाइप ए भर रहा है 50% 4 घंटा में, तो पूरा टंकी को कितना देर में भरेगा? 8 घंटा में, ठीक है। और पाइप बी 12 घंटा में भर रहा है, तो टंकी का जो कैपेसिटी होगा इन दोनों का एलसीएम वो हो जाएगा 24। तो इसका एफिशिएंसी 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। अब पूछ रहा है दोनों को एक साथ चलाया जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो दोनों एक साथ में कितना काम करेगा? 3 ये और ये 2, 3 2 5। तो टोटल कैपेसिटी 24 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 5 चौके 20, 10.5 यानी 4.8 घंटा, ठीक है। तो 4 घंटा है। उसके बाद 0.8 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो ये आएगा 48 मिनट, ठीक है, 60 से गुना करके। आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये संख्या है और ये 15 से विभाज्य है, ठीक है। और ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। देखिए, 15 से जब विभाज्य है तो ये संख्या 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए, ठीक है। तो 5 से कटने का जो नियम होता है वो होता है कि इसका इकाई अंक 0 रहे या 5 रहे, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस बी का अधिकतम मान लेना है तो हम लोग क्या करेंगे? बी का अधिकतम वैल्यू लेंगे। 0 और 5 हो सकता है, लेकिन यहाँ केस क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 0 को हम लोग छोड़ देंगे। कौन सा वैल्यू लेंगे? इसका 5। तो बी का एक वैल्यू निकल गया है 5। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो अब अंक को जोड़ लेते हैं। 4 4 5 9 2 11 3 14, 14 6 20, 20 और 5 25, ठीक है। 25 आ रहा है और ए बचा हुआ है तो प्लस ए करते हैं। अब इसको 3 से विभाज्य बनाना है तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए इनका योग। तो सबसे बड़ी संख्या से हम लोग शुरू करेंगे। अगर ए का वैल्यू 9 लेंगे तो कितना हो रहा है? 25 9 34। 34 3 से नहीं कट रहा है तो 9 इसका नहीं होगा। उसके बाद अगला वैल्यू होता है 8। तो 25 8 33 हो रहा है, देख, ठीक है। 33 3 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो ए का वैल्यू है वो क्या होगा? 8 होगा। तो यहाँ पर रख देते हैं ए का वैल्यू 8, ठीक है। ए का वैल्यू 8 प्लस बी का वैल्यू कितना था? 5। तो 8 और 5 13 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद 403.2 रुपया में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो इसमें सीपी और एमपी निकालने का जो फॉर्मूला होता है 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि लग तो रहा है सवाल उसी के जैसा, लेकिन यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया है यदि वह कोई छूट नहीं देता, ये दे करके सवाल को बदल दिया है, तो इसको हम लोग बेसिक से करेंगे। देखिए, अंकित मूल्य पर 16% का छूट दिया तो बी का होगा कितना में समान? बी का होगा 84% में। अंकित मूल्य का 84%। इसी 84% का वैल्यू यहाँ पर ये है। तो यहाँ से हम लोग अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 403.2। इसको 84 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे तो अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो कटाते हैं इसको। 12 सतह 84, 12 तिया 36 बचा 4 और 43 हुआ। 12 तिया 36, 7 12 छाके 72, ठीक है। 33.6 फिर से ये कट जाएगा। 7 चौके 28, 7 अट्ठे 56। तो ये आ रहा है गुना करके 480। अब आगे देखिए, कह रहा है कि यदि वह कोई छूट नहीं देता, अगर ये छूट नहीं देगा तो सामान बिकेगा कितना में? ये एमपी का जो वैल्यू है इसी में सामान बिक जाएगा, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। यानी इतना में जब सामान बिकता है 480 में तो 28% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए, 480 में बिका है लेकिन यहाँ पर 28% का लाभ हुआ तो ये 128% का वैल्यू होगा। तो क्रय मूल्य निकालना है, 100% का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो ये
कटाते हैं इसको 16 से 8 बार में, 16 से 30 बार में, 4 से 2 बार में 25, और इधर 2 से 15 बार में। तो 15 गुना 25 जब करेंगे तो कितना आएगा? 375। 375 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 4750 की राशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5.5 वर्षों के लिए निवेशित किया गया। परिपक्वता पर देय राशि 6840 थी। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है? ठीक है, देखिए राशि 4750 से कितना बन गया है? 6840। तो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ब्याज निकल के आएगा, तो माइनस करते हैं, 0, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 0 और 2, 2090 मिल रहा है। ठीक है, इतना रुपया में मिल रहा है। अब इसको रेट में हम लोग निकालते हैं। 2090 का ब्याज है और मूलधन कितना है यहाँ? 4750। तो 4750, ठीक है, और 100% से गुना करेंगे तो फुल रेट निकल जाएगा कि कितना परसेंट टोटल ब्याज मिला है 5.5 वर्ष में। तो ये कटाते हैं, 0 0 तो कट जाएगा। उसके बाद ये कटाते हैं इसको, 11 से कट रहा है, 11 इक्का 11, 11 9 99, ठीक है। 19 से कटाते हैं, ये 11 बार में कटेगा, ये 19 दूना 38, 19 पचा 95, 25 से इसको कटाएंगे 4 बार में, 11 गुना 4 करेंगे, ये आ जाएगा 44%। ठीक है, 44% मिला है कितना साल में? इतना 5.5 साल में। तो 1 साल का निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रति वर्ष पूछ रहा है, तो इसको हम लोग 5.5 से डिवाइड करेंगे। तो 5.5 को लिख सकते हैं 11/2। तो 11 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 2 ऊपर जाके गुना होगा तो ये हो जाएगा 8%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करना है। तो कोष्टक यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो पहले इसका हल कर लेते हैं। देखिए कोष्टक में है 12 या 36, ठीक है, तो ये 4 के नीचे आ जाएगा 36, और 4 से इसको कटाएंगे 9 बार में, 9 से ये 9 को कटा देते हैं। तो इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया? 1। अब 18 में 1 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 17। ठीक है, अब जब कोष्टक हटाएंगे तो पहले 34 में 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 34 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। और इधर देखिए गुना 2 भी है, तो ये और ये दोनों जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस के बाद 4 आया है फाइनल, और यहाँ पर 95/15 है, तो इसको पहले इससे भागा दे देते हैं। तो 5 से 3 बार में कटेगा, 5 से 19 बार में कटेगा, तो ये आ गया 19/3। उसमें माइनस करना है 4, तो ये कितना आएगा? 4 या 12, 19 में 12 माइनस करेंगे तो 7/3 आएगा। तो 7/3 कितना होता है? 2.1/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक गोले की त्रिज्या और एक शंकु की आधार की त्रिज्या दोनों 3√2 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो शंकु की ऊंचाई कितनी है? देखिए यहाँ पर शंकु और गोला का दोनों का त्रिज्या बराबर है, वो कितना है? 3√2, r बराबर 3√2। और कह रहा है कि दोनों का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4πr², और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr × l+r। ठीक है, देखिए r तो दोनों का बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर r को कटा सकते हैं। r से एक r यहाँ से काट देते हैं, पाई तो कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 4 गुना r 4r, उधर से एक r आएगा तो बचेगा 3r बराबर l। तो यहाँ से r का जो वैल्यू है ये 3√2 यहाँ पर बैठा देते हैं। तो l का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9√2। ठीक है, अब यहाँ r है हमारे पास, l है, h निकालना है। तो h निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस टोटल नंबर पे नहीं लगाना है, इसको तोड़ लेते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3√2, और ये है 3√2 गुना 1, इसको लिख सकते हैं। तो 3√2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वो तो आएगा ही h में, और जो बाकी बचा नंबर है उसी पर लगाएंगे पाइथागोरस। तो बचा है 1 और 3, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट के अंदर 3 तिया 9 -1, ठीक है, और गुना देंगे 3√2, तो ये हो जाएगा √8 गुना 3√2। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो √8 गुना √2 16 हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 4 गुना 3 ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करके ये वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना होगा? इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, जब ये 2 - √3 को परिमेयकरण करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + √3 ऊपर, और नीचे भी 2 + √3। ठीक है, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा? देखिए a + b × a - b का फॉर्म यहाँ बन रहा है। तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो दोनों का अंतर 1 आ जाएगा।
इसका स्क्वायर करते हैं, ये आ जाएगा 4 + 3 + 2 दूना 4√3। ठीक है, तो नीचे एक है, इसको छोड़ देते हैं, तो बच गया कितना, 4 3 7 + 4√3। अब ये वैल्यू जो x का आया है यहाँ पर, ये यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 7 + 4√3 और -7 पहले से है, इसका स्क्वायर करना, तो 7 7 कट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16 और 3 16 तिया 48 हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अवरा ए से बी तक 74 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है और बी से ए तक उसी मार्ग से 111 किलोमीटर की चाल से लौटती है। इस दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। ठीक है, डिस्टेंस बराबर है तो औसत जो चाल होगा वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई इसका स्पीड है, तो हो जाएगा 2xy बटा x + y, ये वाला फॉर्मूला पे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 गुना x का वैल्यू 74 और इधर हो जाएगा 111 और नीचे आ जाएगा दोनों को जोड़ के, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 74 हो गया 85 और 185। ठीक है, तो 37 से 5 बार में कटेगा, 37 से 2 बार में कटेगा। अब नहीं कटने वाला है, 2 दूना 4 गुना 111 करेंगे तो ये आ जाएगा 444। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, दशमलव के बाद फिर से 5 अट्ठे 40, यानी 88.8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया हुआ है और इसका माध्यिका कितना है 6, तो ए का मान कितना होगा। ठीक है, ए एक नेचुरल नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको आरोही क्रम में हम लोग पहले लिखेंगे। तो ए को भूल जाइए, तो बचेगा क्या हमारे पास, एक बचेगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा, यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर 3/5। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भागा करके इसको दशमलव में बदल लेते हैं। ठीक है, तो समझने में आसानी हो, देखिए एक तो है ही, इसको जब भाग करेंगे तो ये 0.5 देगा, इसको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.66 और ये आ जाएगा 0.25 और ये आ जाएगा कितना, 0.6। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या पहले देंगे हम लोग 0.25। ठीक है, यहीं से देख लेते हैं 0.25 किसका है, ये है a/4 का, तो a/4 हम लोग पहले देंगे। ठीक है, ये खत्म। उसके बाद इससे बड़ी नंबर है 0.5, ये किसका है, 1/2 का, तो उसके बाद देंगे a/2। उसके बाद देखिए ये भी खत्म हो गया, बचा हमारे पास उससे बड़ी 0.6, ये किसका है, यह है 3a/5 का, 3a/5। उसके बाद उससे बड़ी है ये 0.66, ये किसका है, 2a/3 का। उसके बाद है सबसे बड़ी संख्या ये a। ठीक है, अब इसमें से इसको आरोही क्रम में लिख दिए और माध्यिका जब निकालना रहता है तो हम लोग बीच वाला पद को माध्यिका मानते हैं। ठीक है, तो ये बीच वाला पद माध्यिका होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3a/5 बराबर ये जो दिया हुआ है 6, इसके बराबर करेंगे, तो 3 दूना 6 कट जाएगा, a का वैल्यू कितना आएगा, 5 दूना 10। तो यही पूछ रहा था, तो 10 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 1/2 से कम है। ठीक है, अगर इसको लॉजिक से समझेंगे तो हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 1/2 को यहाँ पर 8 बन रहा है, तो 8 से जब गुना करेंगे तो यहाँ आ रहा है 8/16, यहाँ पर है 15, हर कम है, 16 से कम है हर, लेकिन अंश बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला जो भिन्न है ये इससे बड़ा हुआ। ठीक है, 8/15 जो है 8/16 से बड़ा हुआ, तो ये तो नहीं होगा। उसी तरह जब इसमें 11 से गुना करेंगे तो 11/22 बनेगा, लेकिन हर में 22 से कम है 21, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जब 15 से गुना करेंगे इसमें 15/30 बनेगा, जबकि यहाँ पर 31 है, तो हर यहाँ पर बढ़ गया, 30 से 31 हो गया, तो ये जो है इस भिन्न से छोटा होगा, ये 15/31। ठीक है, तो ये आंसर होगा और ये उससे बड़ा है। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से कंपेयर करिए, 8/15 है पहला, 1/2 है, तो इसको क्रॉस गुना करेंगे, 8 दूना 16 यहाँ बन रहा है, 15 1 का 15 यहाँ बन रहा है, तो 15 और 16 में कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है। ठीक है, तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए जो आंसर उसको हम लोग चेक करते हैं, 15/31 है, 1/2 से कंपेयर करना है, 15 दूना 30 बन रहा है, यहाँ पर 31 1 का 31 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 बड़ी है और 15/31 छोटी है, क्योंकि यहाँ पर 30 आया है और यहाँ पर 31 आया। इस तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़ते, एक विद्यालय में कक्षाओं में 5 6 7 में क्रमशः इतना इतना छात्र है। इन छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए बसों को किराए पर लेना है। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र हो, तो प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का सवाल तो
HCF से बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का HCF निकाल देंगे तो वो संख्या आ जाएगा। तो HCF कितना होगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 × 9 इसको लिखेंगे पहला संख्या को, उसके बाद दूसरा संख्या 40 × 13 हो जाएगा, उसके बाद देखिए 40 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 के अलावा क्या बचता, 9, 13 और 7, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 40। ठीक है, तीनों में कॉमन जो है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। रेनू ने प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गए। इस गलती के कारण कक्षा के औसत प्राप्तांक वास्तविक औसत से 2.25 अधिक हो गए। ठीक है, कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए, जो भी मिस्टेक है यहाँ पर, कमी हो या वृद्धि हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वृद्धि हो रहा है कितना का, 9 से 99 हुआ, 90 का वृद्धि हुआ है। उस वृद्धि के कारण जो इफेक्ट हुआ है, जो प्रभाव पड़ा है औसत पर, वो उससे इसको डिवाइड करेंगे। तो 2.25 का वृद्धि हो गया, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो छात्रों की संख्या निकल जाएगा। तो ये देखिए, जीरो अगर हम लोग छोड़ देंगे तो ये इसको 4 बार में काट देगा। एक जीरो है तो लगा देते हैं, ये आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार धात्विक शीट से 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 वृत्ताकार प्लेटें काटकर निकाली जाती है। यदि धात्विक शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से एक आयत है और इसमें से 3 वृत्त काट के निकाला गया। मान लीजिए ये है और ये है। ठीक है, तो पूछ रहा है ये जो बाकी बचा हुआ क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आयत का लंबाई कितना है, 36 है, चौड़ाई है 16, तो आयत का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये दोनों को गुना कर देंगे, यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो ये आएगा 16, यानी 36 × 16। तो ये आएगा 16 के 96, बचा 9, 16 × 48, 9 57, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से 3 वृत्त काटा गया, तीनों वृत्त का त्रिज्या यहाँ पर दिया है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, वो होता है πr²। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाई को कॉमन रखेंगे और बाकी का जो ये दिया हुआ है, ये सबको जोड़ के अंदर लिखेंगे। तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, फिर दूसरा वृत्त का 4 चौके 16 और तीसरा वृत्त का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 आएगा और इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 4 20 और 36 56 हो रहा है। ये 7 से कटाएंगे 8 बार में, 22 8 176 होता है। अब जब शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, 576 में 176 माइनस करेंगे तो अब बचेगा कितना, 400। ठीक है, ये शेष भाग का क्षेत्रफल है। अब ये जो 400 है एक वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का भुजा मान लेते हैं ए है, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा a²। तो यहाँ से वर्ग का भुजा कितना आएगा, यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लेना होगा, वर्गमूल आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना है। देखिए, इसका वर्गमूल कितना होगा, 0.5। ठीक है, प्लस है, इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका हो जाएगा 0.07। इन दोनों को गुना करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 0.14। उसके बाद माइनस है, इसका वर्गमूल कितना होगा, ये हो जाएगा 0.3। इन दोनों को गुना जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0.64, यानी 6 4 बना माइनस 0.09। तो जब ये माइनस करेंगे तो 0.55 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक किसी वस्तु को 12,300 में खरीदता है और 200 रुपये भाड़े पर व्यय कर देता है। इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है, जो इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेचता है। सी उस वस्तु पर अपने क्रय मूल्य से 2915 रुपया अधिक अंकित करता है और किसी ग्राहक को 10% की छूट पर बेचता है। सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 लोग हैं, ए है, ए पहले देखिए कितना में खरीदा है, 12,300 में खरीदा है, उस पर 200 भाड़ा दिया, तो कुल कितना हो गया, 12,500। ठीक है, अब ये जो है बी को बेच दिया है, वो बी को कितना में बेचा है, 10% के लाभ पर। तो 12,000 का 10% कितना होगा, ये हो जाएगा 1250। जब इसमें जोड़ेंगे तो 12 1 13,750 हो जाएगा। ये बी इतना में खरीदा है। अब फिर बी क्या किया है, बी 6% के लाभ पर सी को बेच दिया है। बी जो है ये सी को बेचा है 6% के लाभ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, 13,750 का, ठीक है, 13,750 का 6% निकालेंगे, कितना आ रहा है,
तो ये कितना आएगा, 0 0 काट देते हैं, 5 से 2 बार में, 5 से 5 दूना 10, 5 7 35, बचे 25, ठीक है। और 2 से 3 बार में, तो ये आएगा 2 तिया 6 और ये 225, यानी कि ये हो गया 825। तो इधर 825 का प्रॉफिट हुआ बी को, और इस कितना में लिया होगा सी, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 14,575, 14,575, ठीक है। ये सी का कॉस्ट प्राइस हो गया, सी इस प्राइस पर इसको खरीदा है। अब आगे देखिए, सी जो है अपने क्रय मूल्य से 2915 अधिक अंकित करता है, यानी इसमें जो है वो 2915 रुपया बढ़ा देता है, तो इसमें हम लोग ये जोड़ देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 0 9 14, यानी 4 हो गया, 4 2 6 1 7, यहाँ पर 1, यानी 17,490। ये हो गया सी का कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस, ठीक है। और ये सी का हो गया कॉस्ट प्राइस। अब देखिए आगे, सी जो है 10% के छूट पर उसे किसी ग्राहक को बेच देता है, यानी इसमें जब हम लोग डिस्काउंट देंगे तो 17,490 का 10%, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1749 रुपया, ठीक है, इसका 10%। तो इसमें हम लोग लेस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो ये है सी का डिस्काउंट। तो इसमें माइनस करते हैं, 1 आएगा, 8 में से 4 घटा 4 बचेगा, यहाँ पर 7 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 14 में 7 घटा 7, यहाँ पर 6 और 5, 15,741, ठीक है। ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट पूछ रहा है, यानी कि लाभ पूछ रहा है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही लाभ होगा। तो ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, लाभ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को इसमें माइनस कर देंगे, यानी कि 14,000, ये जो है 575, ये इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6, और फिर से 6 आएगा, यहाँ पर 1 बचा 1, यानी 1166 इसका सही आंसर होगा। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल से पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं वह संख्या x है, ठीक है। तो x का स्क्वायर में उसका 5 गुना जोड़ा जाता है, ठीक है। नहीं, उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक, यानी एक्स स्क्वायर, यानी उस संख्या का स्क्वायर, और इसमें जब 5 से गुना करें यानी 5x, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 6 है। तो यहाँ से ये द्विघात समीकरण बनेगा। तो संख्या पूछ रहे हैं, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ऑप्शन से वैल्यू रख के सेटिस्फाई करा लेंगे। 6 रखेंगे तो यहाँ बनेगा 36 माइनस 30, अंतर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि राइट साइड है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 महीने के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कितना है, 3816, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 1 वर्ष में 18% का ब्याज इसको मिल रहा है, जबकि ब्याज कितना कैलकुलेट करना है, 8 मासिक। तो यहाँ देखिए 12 महीना में जो ब्याज इसको मिल रहा है 18%, तो 8 महीना में कितना ब्याज मिलेगा, 8 महीना में मिलेगा, देखिए इसका 1.5 गुना है तो इसका भी 1.5 गुना, तो 8 4 12 हो जाएगा ये। और कुल समय कितना है, 1 वर्ष 4 महीना, तो ये हो जाएगा 12 4 16 महीना। 16 महीना कितना हो जाएगा, देखिए 8 मासिक अवधि कैलकुलेट हो रहा है, तो 8 महीने 16 महीना में 2 साइकिल बनेगा, 8 8 महीना का, ठीक है, 8 मंथ का, फिर 8 मंथ का। तो पहला 8 मंथ में 12% मिलेगा, फिर अगले मंथ में भी 12% मिलेगा। तो कुल जो इसका इफेक्टिव परसेंटेज हो जाएगा वो कितना होगा, 12 + 12 + 12 गुना 12/100 करके इसको निकालेंगे, तो वो आ जाएगा 12 12 24, और यहाँ पर हो गया 25.44, इतना परसेंट उसको ब्याज मिलेगा। लेकिन उसको ब्याज मिला कितना है, 3816, इसी का वैल्यू है 3816। पूछ रहा है राशि, यानी कि 100% हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर 3816 को 25.44 से डिवाइड करेंगे और गुना 100 करेंगे, तो ये कितना आएगा, देखिए दशमलव के लिए यहाँ 2 जीरो हम लोग लगा देते हैं, और यहाँ पर ये कट जाएगा 1322 बार में, ठीक है, 1322 नहीं, 1272 से 2 बार में, 1272 से 3 बार में ये कटेगा, ठीक है। 12 दूना 24, 72 दूना 144, ठीक है। और 2 से इसको कटाते हैं, 5000 बार में ये कटेगा, 5000 गुना 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 15000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 7800 की राशि x% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती है, ठीक है।
जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर x प्लस 5% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हमको रेट निकालना होगा, ठीक है। ये जो हमारे पास मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ है इससे हम लोग रेट निकालेंगे। यहाँ पर P कितना है 7800 और मिश्रधन कितना बना है, ये बना 10,381, ठीक है। तो इसको कटाते हैं और इसका रेशियो निकालते हैं। 13 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 600 बार में, और ये कितना बार में 13×7=91, 12 बचा, 13×9=117, 11 बचा, ठीक है। और 13×8=104, 7 बचा, 13×6=78, ये इतना बार में कट गया। 6 से फिर कटाएंगे 100 बार में, 6×6 6×18, 6×18 और 6×6, ये बन गया 133.1। अब क्या करना है, यहाँ से दशमलव हटा के जीरो लगाइए। ये रेशियो आया है कितने दिन का, ये आया है 2 वर्ष का। और 2 वर्ष कैसा, 8 मासिक जब कैलकुलेट होता है, यानी कि 8 मासिक अवधि जब 3 बार हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इस रेशियो में ब्याज मिलता है। तो यहाँ से रेट हम लोग निकाल सकते हैं 8 महीना का, ठीक है। ये 3 टर्म का ये है, तो एक टर्म का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग घनमूल लेंगे, तो वो हो जाएगा 10 ये कि इसका घनमूल कितना होगा, वो हो जाएगा 11। तो 10 से 11 होगा, ये होगा एक 8 माह का। तो यहाँ कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, देखिए 10 से 11 बन रहा है तो ये होगा 10%, 8 महीना का 10%। तो 8 महीना का 10% है तो एक साल का कितना होगा, यानी कि 12 महीना का कितना होगा, वो हो जाएगा, देखिए 8 का 1.5 गुना 12 है तो इस रेट का भी 1.5 गुना कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 15%, ठीक है। तो 15% आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसी राशि पर अर्धवार्षिक कैलकुलेट जब करेंगे हम लोग तो कितना ब्याज मिलेगा, यदि ब्याज का जो दर है ये है x प्लस 15, तो x का जो वैल्यू 15 आया है वो यहाँ पर देंगे और प्लस 5, ठीक है। तो 5 जोड़ेंगे इसमें तो आ जाएगा 20%, यानी नया वाला जो रेट होगा हमारा वो वार्षिक रेट कितना होगा 20%। और यहाँ देखिए अर्धवार्षिक कैलकुलेट करना है तो कितना ब्याज मिलेगा 10%, यानी हाफ मिलेगा, 20% का आधा। तो कितना ब्याज मिल जाएगा टोटल एक वर्ष में, देखिए 10% जब रेट है और 6 मासिक कैलकुलेट किया जा रहा है तो एक वर्ष में 2 टर्म बनेगा 10% और 10% का, ठीक है। 2 अवधि बना, तो इसका जो इफेक्टिव परसेंटेज रेट होगा वो कितना होगा 21%। पिछले सवाल में जो फॉर्मूला बताए थे उसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे इसको। 21% आ रहा है, तो ब्याज ये पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए मूलधन है वही 7800 और उसी का 21% हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे। तो ये कटा देते हैं, 21×8=168 बचा 16, 21×7=147 और 16, ये कितना हो जाएगा 43, 16 हो जाएगा 163, ठीक है। 21×8=168, यहाँ पर 8 आएगा, तो 1638 इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है PQRS केंद्र O वाले एक वृत्त में स्थित एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोण PQR और कोण PSR का अनुपात 11:7 है। यदि PQ QR के बराबर है तो OPQ का मान क्या होगा, ठीक है। तो एक हम लोग चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पर बना लेते हैं और उसमें इस तरह से वृत्त के अंदर होता है चक्रीय चतुर्भुज, इस तरह से एक चतुर्भुज भी बना लिए, ठीक है। इसका नाम है PQRS और ये वृत्त का केंद्र है, मान लेते हैं, इसका नाम है O। और यहाँ पर PQR PSR, ठीक है, PQR ये कोण और PSR ये कोण, इन दोनों का अनुपात है 11:7। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम लोग इसको x के टर्म में लिखते हैं 11x प्लस 7x। तो 11×7 18x हो जाएगा बराबर 180। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया 10 आया, ठीक है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 70। तो यहाँ पर ये कोण 110 हो गया और ये हो गया 70 डिग्री। और यहाँ क्या कह रहा है कि PQ QR के बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये भुजा बराबर है तो इसको मिलाते हैं, ठीक है, इस तरह से। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये वाला कोण भी बराबर होना चाहिए, ये कोण और ये कोण। जब ये 110 है तो बाकी दो कोणों का योग कितना होगा, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो आएगा 70 डिग्री, और 70 को 2 भाग में बांट देंगे बराबर, तो आएगा 35 और ये भी 35, ठीक है। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, कोण OPQ कहाँ पर है, OPQ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर भी इसको मिलाएंगे, और ये वाला कोण मान लेते हैं थीटा है और इसी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए वृत्त के परिधि पर बन रहा है 35 डिग्री का कोण, यहाँ पर बन रहा है
तो यहाँ पर इसका केंद्र पर कितना का कोण बनेगा, 35 का 2 गुना यानी कि 70 डिग्री का। ठीक है, अब ये 70 है और ये वृत्त का त्रिज्या ही होगा क्योंकि यहाँ पर केंद्र है, तो यहाँ का डिस्टेंस और इधर वाला डिस्टेंस बराबर होगा। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा और ये 70 है, तो बाकी जो ये दोनों का योग होगा वो कितना होगा, 180 में हम लोग 70 माइनस करेंगे तो ये आएगा 110 डिग्री, और इसको दो भाग में बराबर बांट देते हैं तो ये आएगा 55 55। ठीक है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 55 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए 81 को 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं और 4 पावर है और ये पहले से, तो इन दोनों को गुना करके लिखेंगे 0.64 आ जाएगा, और गुना 3 पर पावर 0.36 है। तो गुना है बीच में और आधार बराबर है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो 3 पर पावर 1 3 हो गया इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, किसी संख्या का 1/8 42 के आधे से 12 कम है, उस संख्या का 1/4 ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं संख्या x है, उसका 1/8 करेंगे, वो कितना है, 42 के आधे से 12 कम। तो 42 को 2 से भाग करिए 21 आएगा, 21 में 12 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो इसको 9 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 8 9 72, और इसका 1/4 पूछ रहा है तो इसका 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो आ गया कितना, 18। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। धारा की चाल 5/8 मीटर प्रति सेकंड है। धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, यह है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से गुना करके इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 5/6 है। ठीक है, ये 6 है, 5 5 कट जाएगा, 6 से इसको कटाएंगे 3 बार में, तो ये आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा का चाल है। तो धारा के विपरीत दिशा में जाना है 36 किलोमीटर, तो धारा के विपरीत दिशा में जब जाएंगे तो चाल कितना बन जाएगा, वहाँ पर चाल हो जाएगा, शांत जल का चाल 11 है, उसमें जो धारा का चाल है वो हम लोग माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस है 36, तो 36 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 यानी 4.5 घंटा इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसे 6 अंकों वाली संख्या ये है, के स्थान पर रखने से यह संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो देखिए के का क्या वैल्यू पॉसिबल है, 6 से विभाज्य करना है तो संख्या 2 से और 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 से विभाज्य चाहिए तो क्या होगा, के का वैल्यू सम संख्या ही हो सकता है, विषम तो नहीं आएगा। तो अधिकतम मान के का लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 से विभाज्यता के नियम चेक करेंगे क्योंकि ये 3 से भी कटना चाहिए, तो सबको जोड़ते हैं, 2 4 6 3 9 1 10 2 12, 12 प्लस के है, और के का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम लोग सम संख्या जो सबसे बड़ी है एक अंक का 8 उससे शुरू करेंगे। तो के का वैल्यू 8 पॉसिबल है, 12 8 20 हो जाएगा, 20 3 से नहीं कटता तो 8 नहीं होगा। उसके बाद 7 आता है, 12 7 19 होगा, 3 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 6 आता है, तो 12 6 18 हो रहा है, ये 3 से कट भी रहा है, तो ये जो 6 है यही होगा के का अधिकतम वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जब इन चारों में से प्रत्येक में ये घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। ठीक है, तो इसके बीच माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग के का वैल्यू पहले निकालेंगे, तो क्या करेंगे, संख्या क्या है, 11 है 15 है, ठीक है, उसके बाद 20 है 30 है। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 4 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसको कटा के रेशियो लीजिए, कितना आएगा, इन 2 से कटाएंगे 2 बार में, इधर 2 से कटाएंगे 5 बार में, 2 5 आया है। इन दोनों का अंतर कितना है, 3 है। अब 3 का वैल्यू क्या होगा, देखिए ये 5 को 11 से गुना करिए और ये 2 को 20 से गुना करिए और दोनों का अंतर लीजिए, 11 पचे 55, 20 दूना 40, 40 और 55 का अंतर आ रहा है 15। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दूसरा पद से भी, जैसे ये पहला पद दोनों से गुना किए हैं, आप चाहें तो 15 और 30 से भी गुना कर सकते हैं। 5 गुना 15 और 2 गुना 30 60, अंतर 15 ही आएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 5। तो वो जो संख्या घटाया जाएगा वो कितना होगा, 5 ही होगा। हमेशा 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के वो संख्या निकालेंगे। अब पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है के का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 5 रखेंगे, 5 दूना 10 2 12 बनाइए, और ये बना कितना, 25 25 दिया 75। तो 12 और 75 का माध्य अनुपाती निकालना है। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, माध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर AB। तो हमारा संख्या कितना है, 12 है और गुना 75 है, तो ये कितना बनेगा, 12 गुना 75 करेंगे
तो 12×5 = 60, बचा 6, 12×7 = 84, 6 90, 900 हो रहा है, तो 900 का वर्गमूल 30 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 3.1/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज समान धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से इतना कम है, धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5×3 = 15, 5 20%, और इधर 12 और 5.5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12×5 = 60, 6 66%। ठीक है, इधर आ गया 66% गुना करके। तो इन्हीं दोनों का जो अंतर है वो कितना है, वो है 1840। ठीक है, ये गुना एक बार चेक कर लेते हैं, 15×3 = 45 और 5 50 होगा। ठीक है, गलती हो गया यहाँ पर, 50%। तो यहाँ अंतर आ रहा है, ये दोनों का अंतर देखिए 16% का, और रुपया में कितना है, 1840। तो यहाँ से धनराशि पूछ रहा तो 100% हम लोग निकालेंगे। तो 1840 को 16 से डिवाइड करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 16×1 = 16, 16×1 = 16, 5 80, यानी 11,500 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई का मान होता है, पाई का पाई ही रहने देंगे क्योंकि आंसर दिया हुआ उसी में, और आर का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। तो कटाते हैं इसको 9 बार में, 9 × 2 = 18 पाई इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, √3a बराबर है 12। तो a का वैल्यू कितना आएगा, देखिए √3 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4√3। ठीक है, इसका आयतन पूछ रहा तो a का क्यूब कर देंगे हम लोग, यानी 4×4 = 16, जो कि 64 या 192 होता है, उसका √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो एक समान चाल से तट पर प्रेक्षक के नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रही है। 10 मिनट बाद नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। तो नाव द्वारा तल तक पहुंचने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से चट्टान पर कोई आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है और ये देख रहा है कि एक आदमी आ रहा है उधर से, जो कि है यहाँ पर, और ये कितना डिग्री पर है, अभी 30 डिग्री पर है। और 10 मिनट बाद क्या होता है कि उसका अवनमन कोण, ये नाव आ रहा है, ठीक है, आदमी नहीं, 10 मिनट बाद वो यहाँ आ जाता है और इसका कोण हो जाता है 60 डिग्री पर। टाइम लगता है इसको 10 मिनट का, 10 मिनट। अब देखिए, तो नाव द्वारा पहुंचने, तट तक पहुंचने में कुल समय, यानी यहाँ से यहाँ तक का समय निकालेंगे और इसको जोड़ेंगे तो कुल समय निकलेगा। तो यहाँ देखिए 60 है, यहाँ 30 डिग्री है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा, और ये 30 है तो ये पूरा कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, और 60 30 दोनों है तो हम लोग क्या करेंगे, एक नहीं √3 मानेंगे। यानी एक समकोण त्रिभुज का रेशियो पहले भी कई बार बताया हम, 30 60 और 90 का क्या रेशियो होता है, 30 का 1, 60 का √3, ठीक है, और 90 का 2 होता है। तो वही वाला यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि ये समकोण है। तो यहाँ 30 से शुरू करेंगे तो 30 में 1 होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ 60 है तो 60 का √3 होना चाहिए, तो हम लोग √3 यहाँ पर देंगे। चाहे ये छोटा वाला त्रिभुज में देखिए 60 के सामने √3 है तो 30 के सामने 1 होगा। अब बड़ा वाला में आइए, 30 के सामने जब √3 है तो 60, यानी 60 के सामने क्या होगा, √3 का √3 गुना, तो वो हो जाएगा 3, यानी ये पूरा हो जाएगा कितना, 3 यूनिट। इसको घेर देते हैं। अब देखिए पूरा है 3 और ये है 1, तो ये जो बचा भाग है ये कितना होगा, यानी कि ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक यूनिट में 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 यूनिट। इसी 2 का वैल्यू 10 मिनट है, 5 गुना है। तो यहाँ से इसका जब निकालना है तो 1 यूनिट का कितना आएगा, देखिए इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना, वो हो जाएगा 5 मिनट। यानी यहाँ लग गया 5 मिनट और यहाँ लग गया 10 मिनट, तो कुल समय कितना हो गया, 5 10 15 मिनट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऊंचाई अगर हम लोग x मानेंगे तो इसका आधार कितना बनेगा, x + 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार, यानी कि x + 6 गुना ऊंचाई x, बराबर दिया कितना है, 108। तो यहाँ से x × x + 6 बराबर हो जाएगा, ये 2 गुना में होगा तो 216 हो जाएगा। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण बनेगा तो उसको ऑप्शन से मान रखेंगे x का और सेटिस्फाई करा लेंगे। तो 18 जब इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा, 18 × 24। तो 18 × 24 करेंगे, ठीक है,
अच्छा देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि आधार की लंबाई, तो आधार कितना है x+6, ठीक है। तो x+6 होगा 18, ये जो 18 है ये होगा। तो x का वैल्यू हम लोग को 12 लेना पड़ेगा, 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। 12 जब 18 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 216। आगे बढ़ते हैं। 30 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे हैं। किसी बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। मीनार के पास से बिंदु और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक इस तरह से एक मीनार है 30 मीटर, और यहाँ पर एक बच्चा खेल रहा है यहाँ पर, और ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, सिंपल सा है 30, तो ये कितना होगा 60, तो 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट। तो देखिए एक का वैल्यू 30 है, तो √3 का वैल्यू कितना होगा 30√3 हो जाएगा। कितना मीटर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल 72 है। यदि उन संख्याओं का अनुपात 3:5 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है 8, इसी 8 का वैल्यू कितना है 72 है। कितना गुना है 9 गुना, तो इन दोनों का अंतर का भी 9 गुना करेंगे। अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 का जब 9 गुना करेंगे तो कितना आएगा 18। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 25 संख्याओं का औसत 48.2 है। ठीक है, 25 संख्याओं का औसत 48.2 है। 10 संख्याओं का औसत 47 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है 47, 47। अंतिम 12 संख्याओं का औसत 49 है। 12 संख्याओं का औसत 49 है। ठीक है, तो 58, 69 और शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कितना संख्या मिसिंग है, देखिए 25 है टोटल नंबर, और यहाँ पर कितना हो रहा है 12 और 10 22, तो 3 नंबर मिसिंग है, वो 3 नंबर पहले हम लोग को निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेविएशन निकालते हैं। देखिए यहाँ से 48.2 में जब 47 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.2। ठीक है, इतना का कमी है इसमें, और यहाँ टोटल नंबर कितना है 10, तो इसको 10 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा -12। उसके बाद फिर इससे भी निकालेंगे, जैसे पिछले क्लास में निकाले थे। यहाँ पर आ रहा है 0.8 का वृद्धि है, प्लस में लिखेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर नंबर है 12, तो 12 8 96, यानी कि 9.6 बन रहा है यहाँ पर प्लस में। तो यहाँ पर नेट डेविएशन कितना आएगा, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 9 3, यानी कि 2.4 आ रहा है। ठीक है, 2.4 आ रहा है इसमें, प्लस में, माइनस में आ रहा है। ठीक है, और आगे देखिए वो जो 3 नंबर अब होगा वो कितना होगा, एवरेज जो है उसको 3 से गुना करेंगे, यानी कि 48.2 को 3 से गुना करेंगे, और ये डेविएशन आया माइनस में, इसको प्लस में लिखेंगे 2.4। तो ये कितना आएगा 48 × 144.6, 144.6। ठीक है, और इसमें 2.4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 144 2 46 और एक 147। ये आया ये 3 नंबर जो यहाँ पर छुटा हुआ था। अब 2 नंबर और दिया हुआ 58 69, तो इसमें जोड़ देते हैं 58 + 69, तो कुल जोड़ेंगे कितना हो रहा है 9 8 17, 17 7 24, बचा 2, 2 6 8 5 13, 13 4 17, बचा 1 1 1 2, 274 हुआ। लेकिन अब नंबर टोटल कितना हो गया, देखिए 3 नंबर वो और ये 2 नंबर, 3 2 5 नंबर, 5 इसको डिवाइड करेंगे 25 25, और 5 के 20, 5 8 40, यानी 54.8 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को इतना में करने का ठेका लेता है। ए इस कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी इस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से 8 दिन में पूरा करता है। तो सी का मतलब रुपया पूछ रहा है कितना भुगतान करना होगा। देखिए ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है इसको 30 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर रहा है इसको 8 दिन में। ठीक है, तो कुल कार्य इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, 30 6 के 120, 30 चौके 120, और 8 दिया, ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15 8 120। तो यहाँ पर सी का एफिशिएंसी हम लोग को निकालना होगा। ये कितना आ जाएगा कि ए बी को जोड़ेंगे 10 होगा, 15 में 10 माइनस करेंगे तो सी का एफिशिएंसी आएगा 5। ठीक है, अब कुल जो रुपया इसको मिला है 18,750, तो 18,750 को कुल इफिशियंसी यानी 15 से डिवाइड करेंगे, और ये जो सी का है उससे गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 से 3 बार में, 3 से इसको 6 25, यानी कि 6,250 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी। आज किरण की आयु उसकी शादी के समय उसकी आयु की
11/7 गुनी है। अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु कितनी होगी? ठीक है, मान लेते हैं कि जिस समय किरण की शादी हुई थी उस समय उसका कितना था, 7 यूनिट। अब जो है वो 11 गुना हो गया, यानी कि अभी 11 का है। इन दोनों का जो गैप है कितना है, 4 का। ठीक है, लेकिन यहाँ जो समय में गैप है कितना है, 20 वर्ष का। तो इसी 4 का वैल्यू 20 वर्ष के बराबर करेंगे। यहाँ 5 गुना है, तो क्या पूछ रहा है, अब से 10 वर्ष बाद। तो अभी का वर्तमान आयु ये है, यानी कि 11, इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना करेंगे, तो ये कितना आएगा, 55 वर्ष। और 10 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 10 फिर इसमें जोड़ देंगे तो ये आएगा 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है। उनमें से एक प्रेक्षण को निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है, तो निकाला गया प्रेक्षण क्या होगा? तो जब निकालने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो प्रेक्षण 12 ही होगा, यानी कि माध्य के बराबर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें से निकालना क्या है, 2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या। तो 2001 बैच है, बैच 2 में, ठीक है, 144, 144। और 2005 में बैच 5, तो 2005 का बैच कहाँ है, यहाँ पर है 590। उम्मीदवारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक थी? ठीक है, तो इसको कटा लीजिए, 18 8 144, 18 पंचे 90, 5:8 है। कितना का अधिक है, कितना अधिक है, 3। 3 अधिक है 5 पर, तो ये कितना आ जाएगा, 1/5 20% होता है, तो 3/5 हो जाएगा 60%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।